क्या आप जानते हैं ये छोटा सा घर जिसने एक पूरे राज्य को झकझोर दिया। कुछ महीने पहले इसको लेकर काफी चर्चाएं हुई थी। न्यूज रिपोर्टर्स, मीडिया कर्मी इसको लेकर रिपोर्ट तैयार करने लगे। जब इंसान गरीब होता है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं, सब उससे दूरी बनाकर रखते हैं। ऐसे ही एक महिला थी जिनके आगे पीछे भी कोई नहीं, केवल कुछ गिने चुने लोग। वो अचानक से कहीं चली जाती हैं और किसी को फिक्र नहीं, किसी को नहीं पता कहाँ गईं। यह केस एक ऐसे परिवार के ऊपर है जो पुलिस ऑफिसर्स की सोच से भी परे था। 10 महीनों में से 6 महीने तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने में ही लग गए थे। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं अंजू दसारी केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पास बसे एक डिस्ट्रिक्ट मेदचल मलकजगिरी से। यहीं जवाहर नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोकूर के भरतनगर एरिया में यह मकान मौजूद है। इस मकान में वैसे तो 3 लोग रहते थे। माँ अंजू दसारी रम्या, इनकी उम्र 45 साल है, और 2 बेटियां, 20 साल की रोशनी और 17 साल की ईशिका। हालांकि जो बड़ी बेटी है वो घर से दूर रहा करती। इनका अपनी माँ के साथ पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था, पर उतना कुछ सीरियस भी नहीं। अंजू का मूल रूप से घर झारखंड स्टेट में है, मगर पिछले कई सालों से यहाँ जवाहर नगर एरिया में रह रही हैं। इन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया। हैदराबाद शहर के रहने वाले एक व्यक्ति हैं ईश्वर रम्या, जो इंडियन आर्मी में हवलदार के पद पर सेवा दे चुके हैं। इनकी पोस्टिंग पहले झारखंड में थी। वहीं इनकी मुलाकात हुई अंजू दसारी से। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। घर के लोग भी उतना कुछ ज्यादा विरोध नहीं जताते। इनकी धूमधाम से शादी हुई। करीब 7-8 साल पहले अंजू अपने पति और दोनों बेटियों के साथ सिकंदराबाद में शिफ्ट हो गई थी। ये हैदराबाद के बिल्कुल पास में ही है। जवाहर नगर एरिया भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। 2005 के आसपास बड़ी बेटी जन्म लेती है रोशनी, उसके बाद ईशिका हुई। लेकिन पति को एक बेटे की चाह थी, पर हुई बेटियां। इसी वजह से इन्हें अपनी पत्नी पर काफी गुस्सा भी आया। अब साल 2020 के आसपास अंजू और ईश्वर को एक बेटा भी हुआ, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो बच नहीं पाता है। इस घटना के बाद पति ने अपना आपा खो दिया और पत्नी को त्याग देते हैं। साथ में अपनी दोनों बेटियों को भी छोड़ दिया। आगे पति दूसरी शादी कर लेते हैं और हैदराबाद शहर में रहने लगे। इधर अंजू बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, ऊपर से 2 बेटियों की जिम्मेदारी भी। ये कभी डोमेस्टिक वर्कर, कभी हाउस हेल्प, कभी कुक के रूप में काम करने लगी, जहां पर जैसा काम मिलता। ये हॉस्पिटल्स में भी साफ सफाई का काम किया करती। मेन घटना 2025 की है। इस हिसाब से आपको बताएं तो अंजू जी एक लोकल मार्ट में काम कर रही थी। सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक ड्यूटी होती। बड़ी बेटी ने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया था। इन्हें अपने ही लोकल एरिया में एक टेंट हाउस ऑपरेटर से प्यार हो जाता है। जब ये बात माँ अंजू को पता चली तो उन्होंने काफी विरोध जताया कि शादी नहीं हो सकती। लेकिन रोशनी अपनी माँ को समझाती बुझाती है, पर वो नहीं मानी। झगड़ा इतना बढ़ा कि बड़ी बेटी ने घर ही छोड़ दिया और प्रेमी के साथ रहने चली गई। पर धीरे धीरे आगे चलकर माँ और बड़ी बेटी का रिश्ता ठीक होने लगता है। ये उस टेंट हाउस ऑपरेटर को दामाद के रूप में स्वीकार करने लग गई। हालांकि अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी, फिर भी रोशनी उसके साथ रहती। इस तरह से घर में बच गए केवल 2 लोग, माँ और छोटी बेटी ईशिका। माँ ने एक स्कूटी भी खरीद रखी थी, उसका अधिकतम यूज बेटियां ही करती। कभी कभार माँ भी लेकर चली जाती जब कहीं किसी काम से दूर जाना हो। अंजू जी अपनी मेहनत से सब कुछ पटरी पर ला रही थी, जिंदगी सुधर रही थी। इन्होंने अपना यह घर भी बना लिया। इसके बारे में आपको थोड़ा और बताएं तो दामाद के अनुसार एक तरफ लिविंग रूम और बेडरूम है जहां परिवार का अधिकतम समय गुजरता है, दूसरी तरफ किचन और पूजा रूम बना हुआ है। छोटी बेटी ईशिका LRMG कॉलेज में पढ़ती थी, ये 12th में है। 12 मई 2025 की डेट आई, दोपहर का टाइम होगा। माँ अंजू और छोटी बेटी ईशिका किसी काम से अलवल गई थी। ये जगह भी सिकंदराबाद में ही पड़ता है, एक सबर्ब है। यहाँ से घर करीब 10 किलोमीटर दूर होगा। अलवल में आते ही माँ ने बोला कि नानी के घर पर यानी झारखंड में एक रिश्तेदार काफी बीमार हैं, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, सोच रही है कि यही जाकर देखभाल करें। बेटी ने भी हाँ बोल दिया, ये घर संभाल लेंगी, तुम चली जाओ। इसके बाद इसी तारीख को अंजू एक पानी की टंकी के पास अपनी बेटी को छोड़कर बस में बैठकर चली गईं। इनकी जो जुपिटर स्कूटी थी उसे भी अपने साथ ले गईं। यही आखिरी बार था जब बेटी ने अपनी माँ को सही हाल में देखा होगा। इसके बाद से बेटियों का अपनी माँ से संपर्क टूट गया। वैसे भी बड़ी बेटी अलग रहती है और माँ से भी थोड़ी अनबन थी, इसीलिए ज्यादा बातचीत नहीं होती। छोटी बेटी भी जानती है कि माँ कहाँ है, इसलिए इनको भी ज्यादा चिंता नहीं हुई। अब समय बीतने लगा, लगभग 10 से 12 दिन गुजर जाते हैं। बड़ी बेटी ने अपनी माँ को कॉल किया, ऐसे ही हाल चाल के लिए, लेकिन उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ बता रहा था। हो सकता है कि काम पर गई हो, बिजी हो, पर इनको नहीं पता था कि झारखंड गई है, वहां कोई बीमार है। माँ ने इनको नहीं बताया था।
और वैसे भी काफी दिनों से इन्होंने अपनी माँ से बात नहीं की, देखा भी नहीं। इसीलिए रोशनी अब माँ से मिलने के लिए घर गई। तब इन्हें पता चलता है कि माँ तो 10-12 दिन पहले ही बीमार रिश्तेदार की देखभाल करने के लिए गई हैं। इसके बाद ये भी शांत पड़ गई, माँ की चिंता करना बंद कर दिया। पर आखिर कितने दिन? धीरे धीरे 1 महीना बीता, 2 महीने बीत गए, माँ अंजू घर नहीं लौटी। एक और बात, वो अपनी स्कूटी लेकर क्यों जाएंगी? बस से चली गई, फिर वहां से ऑटो रिक्शा भी मिल जाता है, स्कूटी लेकर जाने की क्या जरूरत? दोनों बेटियां ये भी सोचने लगी कहीं माँ अंजू का कोई करीबी दोस्त तो नहीं उसके साथ चली गई हो। पर वो अपनी बेटियों के साथ ऐसा क्यों करेंगी? इन्हें अकेला क्यों छोड़ा? ऐसा भी नहीं कि उन्होंने गुस्से में घर त्याग दिया। इशिका से नॉर्मली बात की थी और चली गई। रोशनी ने इशिका से बोला, एक बार पुलिस स्टेशन चलकर माँ की मिसिंग कंप्लेंट लिखानी चाहिए, पता तो चले कि वो कहाँ है, किसके साथ चली गई। छोटी बहन ने जवाब दिया कि इसने पहले ही जवाहर नगर थाने में रिपोर्ट लिखा दी है, पुलिस जांच कर रही है। वैसे रोशनी और टेंट हाउस ऑपरेटर का रिश्ता 2021 से चल रहा था, जिसका माँ विरोध किया करती, लेकिन फिर बाद में मान गई। माँ के गायब होने के 3 महीने के बाद 17 अगस्त 2025 को रोशनी अपने प्रेमी से शादी कर लेती है। अभी तक माँ का कुछ पता नहीं चला था, पुलिस की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं मिला। अंजू के पड़ोसी बताते हैं कि वो बहुत शांत स्वभाव की महिला थी, काफी मिलनसार थी, हमेशा आते जाते समय हाल चाल पूछा करती। अंजू का ऐसा कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं जो उनके जाने पर चिंता व्यक्त करे, ढूंढने का प्रयास करे। जो थी यही दोनों बेटियां ही थीं। अब अक्टूबर का महीना आ जाता है। बेटियों को सच में लग रहा था कि माँ अपने किसी दोस्त के साथ चली गई है। अंजू जी हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा सेव करके लोकल एरिया के चिट फंड में इन्वेस्ट किया करती थी। अब चिट फंड क्या होता है आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके अंजू जी ने एक बड़ा अमाउंट चिट फंड में इन्वेस्ट कर दिया था। अब माँ तो कई दिनों से घर नहीं आई, किसी के साथ चली गई है। 4-5 महीने से उनका पैसा भी चिट फंड में पड़ा हुआ होगा। रोशनी ने सोचा ये पैसे जाकर विड्रॉ कर लेती है। अक्टूबर के महीने में ही ये उस बिजनेसमैन के पास गई जो चिट फंड चलाया करते थे। रोशनी उनको सारी बातें बताती है कि माँ कई दिनों से गायब हैं, अब ये उनके जमा किए हुए पैसे निकालना चाहती हैं, लेकिन बिजनेसमैन साफ साफ इनकार कर देते हैं। पहले पुलिस कंप्लेंट की कॉपी, एफआईआर की पर्ची या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर आओ जो तुम्हारी बात को साबित करे। एक तो माँ मिल नहीं रही, बेटियों को पैसों की जरूरत। माँ ने बेटियों के लिए ही पैसे इकट्ठा किए थे ताकि उनके ना रहने पर इनको दिक्कत ना हो। पर बिजनेसमैन का भी मना करना लाजमी था, ये बेटी को पैसे कैसे दे दें? कल को अगर अंजू आकर मांगने लगे तो क्या करेंगे कि मैंने पैसे जमा किए हैं तो बेटे को कैसे दे दिया? उन्होंने नॉमिनी भी किसी को नहीं बनाया था कि इनके ना रहने पर पैसे किसी और को मिल जाएं। अब जाकर यानी जब बेटी को पैसों की जरूरत पड़ी और मिल नहीं पाया तो 17 अक्टूबर 2025 को रोशनी जवाहर नगर पुलिस स्टेशन जाती है, वहां अपनी मां अंजू की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराने के लिए। पुलिस भी बेटी की बातें सुनकर काफी हैरान हुई। मई में मां गायब हुई और बेटी अक्टूबर में कंप्लेंट लिखाने आ रही है। बेटी सोचती कि मां किसी के साथ चली गई, इसीलिए कभी उनको ढूंढने का प्रयास नहीं किया। अब थाने में आने की वजह थी चिट फंड में जमा किए हुए पैसे। पहले पुलिस इस बात को वेरीफाई करती है, बिजनेसमैन से पूछताछ हुई, उसके बाद एफआईआर दर्ज किया गया। अब जाकर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दिया। इनके ऊपर भी कोई ज्यादा प्रेशर नहीं था, इसलिए आराम से छानबीन करते हैं। अंजू किसके साथ आखिरी बार थी, कहाँ से गायब हुई, किसने उनको सही सलामत देखा था, सारे सवालों के जवाब जानने हैं। आखिरी बार छोटी बेटी इशिका ने ही अपनी माँ को जाते हुए देखा था। पुलिस ने अंजू के मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले, वो किससे किससे बात करती हैं, किसके संपर्क में थी, उनकी आखिरी लोकेशन कहाँ पर थी जहाँ भी फोन बंद हुआ। इस एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी पुलिस एग्जामिन करती है। हालांकि 4 महीने पहले की फुटेज मिलना थोड़ा मुश्किल था। आमतौर पर जब भी लोग अपने घर पर या दुकान में कैमरे लगवाते हैं तो उसकी ऑटो डिलीट होने की ड्यूरेशन 7 से 90 दिनों की रखते हैं, अधिकतम 90 डेज। ये उनके कैमरों की संख्या और डीवीआर में डेटा स्टोर करने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। चाहे तो एक्स्ट्रा पैसे देकर स्टोरेज साइज भी बढ़ा सकते हैं। अगर पहले का डिलीट नहीं होगा तो आने वाली फुटेज कैसे सेव होगी? कुल मिलाकर पुलिस के लिए 3 महीने से भी पहले की फुटेज इकट्ठा करना मुश्किल था, तो उसकी जांच करना तो दूर की बात है। हालांकि सरकारी ऑफिसेज या बैंक्स 90 दिन से ऊपर की फुटेज भी स्टोर करके रख सकते हैं। अंजू जहां पर नौकरी करती थी, पुलिस की एक टीम वहां भी जांच करने के लिए गई। बेटी ने पुलिस में स्कूटी की भी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी, इसलिए उसका भी पता लगाना है, ट्रेस करना है। शहर में जो भी लोग सेकेंड हैंड स्कूटी की खरीद बेच करते हैं उन्हें सतर्क किया गया। बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट के कोई भी स्कूटी ना तो खरीदे और ना बेचे। समय बीतते जा रहा था और पुलिस के पास कोई सुराग नहीं। अंजू किसी के साथ चली गई इसका भी प्रमाण नहीं मिल पाया। 2 बेटियां हैं जो अब बड़ी हो गईं। इस उम्र में कहाँ अफेयर जैसी चीजें शोभा देंगी। इन्होंने अपना सारा जीवन अपनी बेटियों के लिए ही जिया, अब ये उनको छोड़कर कहाँ जा सकती हैं।
उनके फ़ोन की आखिरी लोकेशन भी घर के आसपास ही दिखाई दी, अपने इलाके से बाहर नहीं निकली थी। आपको बता दें कि अब तक साल 2026 आ चुका है। अभी मार्च का महीना चल रहा है। अंजू को गायब हुए लगभग 10 महीने बीत चुके थे। अब जवाहर नगर की पुलिस फैसला करती है कि क्यों ना एक बार अंजू की दोनों बेटियों का भी सीडीआर निकलवाया जाए, उनको एनालाइज करें। 17 मार्च 2026 को दोनों बेटियों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड पुलिस के सामने आती है। इसमें ही एक हैरान करने वाली बात पता चली, उसके बारे में अभी आपको बताते हैं। हैदराबाद में रामकोटी नामक एक जगह पड़ता है। ये जवाहर नगर से करीब 22 किलोमीटर दूर होगा। सीडीआर रिपोर्ट मिलने के 6-7 दिनों के बाद 24 मार्च 2026 को रामकोटी में ही एक दुकान के पास कोई आदमी स्कूटी पर बैठकर आया। वो स्कूटी बेचना चाह रहा था। अमाउंट तय हो चुका है, आज सब कुछ फाइनल करना है। खरीदने वाले ने लड़के से सवाल पूछे, स्कूटी के पेपर्स चेक किए। इसी में ही दोनों का बहस हो जाता है। खरीदने वाले को लगा कि स्कूटी चोरी की है, जो बेचने आया उसकी नहीं, प्रॉपर सिग्नेचर भी नहीं था। थोड़ी कहासुनी और बहस के बाद डील कैंसिल हो जाती है। दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। अब स्कूटी वाला आदमी सूराराम नामक जगह पर जाता है। ये अंजू के घर से करीब 20 किलोमीटर दूर था, सेम जिले में पड़ता है। यहाँ ये आदमी स्कूटी बेचने में कामयाब हो गया। इसे ऑनलाइन पेमेंट मिली। इसी 24 मार्च के दिन ही स्कूटी वाला जिससे पहले मिला था रामकोटी में, वो आदमी शांत नहीं बैठता है, बल्कि लोकल पुलिस में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई कि एक आदमी स्कूटी बेचने के लिए आया, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं, चोरी की लग रही है। इन्होंने उसके नंबर प्लेट भी नोट कर लिए थे। लोकल पुलिस ने अपने यहाँ गायब हुए स्कूटी के डेटा चेक किए। बाहर से जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको भी एग्जामिन किया। ऐसे एक बहुत बड़ा क्लू हाथ लगता है। पता चला कि वो स्कूटी अंजू दसारी की थी, जो महिला पिछले 10 महीनों से गायब है। जवाहर नगर थाने में सूचना भेजी गई। एक बार जब छोटा सा क्लू मिल जाए तो उसके जरिए मंजिल तक कैसे पहुंचते हैं, ये पुलिस अच्छे से जानती है। सूराराम में जिस आदमी को स्कूटी बेची गई थी, पुलिस ने वहां से बरामद किया। अब चूंकि ऑनलाइन पेमेंट किया है तो बैंक डिटेल्स भी निकल गए। आपको बता दें कि स्कूटी बेचने वाले आदमी का नाम मोंटी सिंह या मोंटी राजपूत है। इसकी उम्र 22 साल होगी। वैसे तो ये मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल सूराराम सुभाष नगर एरिया में रहता है। स्कूटी मिलते ही अब यह केस खुलने वाला था। पुलिस को मोंटी के बारे में और भी किस्से पता चले। 2024 के अक्टूबर की बात है। अंजू अपने काम से घर लौटी। घर में इन्होंने इस लड़के को अपनी छोटी बेटी इशिका के साथ गलत काम करते हुए देख लिया, पकड़ लिया। ये देखकर अंजू काफी गुस्सा हुई और जवाहर नगर थाने में केस फाइल कराती है। चूंकि इशिका की उम्र 18 साल से कम थी, इसलिए मोंटी पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज हुआ। पुलिस इसको पकड़कर जेल भेज देती है। लगभग 50 दिनों तक मोंटी जेल में ही रहता है। उसके बाद बेल मिल गई। जेल से बाहर आते ही मोंटी फिर वही हरकतें करने लग जाता है अंजू की बेटी के साथ। जनवरी 2025 में मां ने दोबारा बोलाराम थाने में केस दर्ज कराया। इसके ऊपर पॉक्सो के साथ साथ IPC 376 भी लग जाता है। वैसे बोलाराम थाना क्षेत्र में इशिका का कॉलेज भी पड़ता है, जहां वो रोज पढ़ने के लिए जाया करती। मोंटी को फिर से पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया, लेकिन फिर ये जेल से बाहर आ गया और आजाद घूमने लगा। इन घटनाओं के दौरान छोटी बेटी का खैरताबाद के भरोसा सेंटर में काउंसलिंग भी चलता है कई दिनों तक। इशिका गर्भवती हो चुकी थी। पुलिस ने 17 मार्च 2026 को जो CDR रिपोर्ट देखा कि दोनों बेटियों ने पिछले महीनों में किससे किससे कॉल पर बात की, किसके संपर्क में रही। ये जो इशिका है, छोटी बेटी, इसके कॉल रिकॉर्ड में अधिकतम केवल एक नंबर पर बात हो रही थी और वो होती रहती दिन में कई कई घंटे। वो आदमी था मोंटी सिंह। इशिका इससे प्यार करती थी। मां के गायब होने के कुछ महीने के बाद इशिका ने ये वाला घर भी छोड़ दिया और अपने प्रेमी मोंटी के साथ उसके घर पर रहने चली गई, सूराराम सुभाष नगर। दोनों 8 जनवरी 2026 को जीदी मेटला के एक मंदिर यादागिरी गुट्टा मंदिर में शादी कर लेते हैं चुपचाप। इसके ठीक अगले ही महीने फरवरी 2026 में इशिका गांधी हॉस्पिटल के अंदर एक बेटे को जन्म देती है। ये सब सुन और जानकर पुलिस का भी दिमाग घूम जाता है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से भी पुलिस का संदेह इशिका पर आ चुका था और अब इसका प्रेमी मोंटी भी सासू माँ की स्कूटी बेचते हुए पकड़ा गया। जब स्कूटी माँ लेकर चली गई थी तो उसके पास कहाँ से आई? इन्हें माँ का एड्रेस भी जरूर पता होगा। 25 मार्च 2026 के दिन पुलिस की टीम, अलवर के डिप्टी तहसीलदार, खुदाई करने वाले कर्मचारी सभी घर पहुंचे। शुरुआत में जैसा आपको बताया कि एक तरफ लिविंग रूम और बेडरूम था और दूसरी ओर किचन और पूजा का रूम। कर्मचारी पूजा रूम की खुदाई शुरू कर देते हैं। कुछ फीट की गहराई में अंजू दसारी मिल जाती है। अब 10 महीनों के बाद मिली तो इनका क्या हाल हुआ होगा आप समझ सकते हैं। ये सब खबर मिलने के बाद बड़ी बेटी रोशनी को ऐसा सदमा लगा कि बेहोश हो जाती है। वैसे उस दौरान यह भी मां बनने वाली थी, गर्भवती थी। खैर पुलिस ने अंजू को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल भेज दिया। दिसंबर 2023 में ईशानी और मोंटी मिले थे कॉलेज में पढ़ाई के दौरान। तभी दोनों की दोस्ती हुई। सोशल मीडिया पर बातें करने लगे, मिलने जुलने लगे।
घर पर माँ अंजू को कोई भनक नहीं। दिन भर काम करके माँ जिस कॉलेज में फीस भरती, बेटी पढ़ने के बजाय आशिकी में बिजी है। बड़ी बेटी रोशनी का अफेयर टेंट ऑपरेटर से 2021 से चल रहा था। उनका वाला माँ को पता चल जाता है, जिसके बाद घर में झगड़े हुए और बड़ी बेटी घर छोड़कर चली गई। अक्टूबर 2024 में माँ अपनी छोटी बेटी को भी किसी लड़के के साथ आपत्तिजनक हाल में देख लेती है अपने ही घर के अंदर, जिसके बाद इन्होंने जवाहर नगर थाने में कंप्लेंट फाइल कराया। बेटी इसका विरोध भी जताती है, लेकिन माँ नहीं सुनती। मोंटी जेल चला गया, 50 दिनों के बाद बाहर आया। जनवरी 2025 में दोबारा माँ ने दोनों को रंगी हाथ पकड़ा और बोलाराम थाने में फिर से केस फाइल किया। वापस मोंटी जेल जाता है। अब दोनों के लिए माँ अंजू रास्ते का कांटा बन चुकी थी। दूसरी बार जेल जाने पर मोंटी ने ठान लिया कि बदला लेगा और प्यार के रास्ते में भी आ चुकी है। इशिका भी यही चाहती थी। इसी के बाद दोनों प्लान तैयार करने लगे। चूंकि बड़ी बहन झगड़े के चलते दूर रहती थी, इसीलिए माँ के काम पर जाने के बाद घर में छोटी बेटी के अलावा और कोई नहीं रहता था। ऐसे मोंटी आराम से घर में आ जा सकता है। पर अंजू ने इसी वजह से घर में 2 कैमरे भी लगवा लिए थे और अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कर लिया। ऐसे जो भी घर में आया जाए दूर से ही बैठे बैठे घर में देख सकती है। 12 मई 2025 की डेट आई। शाम को माँ काम के बाद घर लौटी। इशिका ने पहले ही अपने प्रेमी मोंटी को घर बुलाकर बेडरूम में छिपा दिए थे। जैसे ही माँ लिविंग रूम में प्रवेश करती है, मोंटी एक चाकू लेकर आया और अंजू पर चलाने लगा। इशिका टीवी ऑन करके उसका वॉल्यूम तेज कर देती है ताकि चीख पुकार की आवाज इसमें दब जाए। ऊपर से भी उनका मुंह दबाए रखी थी, चिल्ला न पाए। कुछ देर के अंदर सब कुछ शांत पड़ गया। इसके बाद माँ को एक प्लास्टिक में लपेटते हैं और बेड के नीचे छिपा दिए। सब कुछ पहले से प्लान था। इन दोनों ने पूजा रूम में जाकर फर्श की खुदाई करनी शुरू कर दी। फर्श थोड़ा कच्चा भी था, बस सीमेंट बालों के घोल लगाए हुए थे। वहीं दोनों मिलकर 3-4 फीट का गड्ढा करते हैं। 13 मई की सुबह होते होते माँ को वहां ले जाकर दफन कर दिया। ऊपर से गड्ढा भरकर सीमेंट से प्लास्टर कर देते हैं। जितना चौड़ा इन्होंने गड्ढा किया था उसी एरिया में नया सीमेंट लगाया। इसके बाद इशिका घर में ही आराम से रहने लगी। अब इसे अपने पड़ोसियों और बहन को संभालना है। शुरुआत में पड़ोसियों को बोला कि माँ एक जानकार की देखभाल करने के लिए गई है। 10-12 दिनों के बाद बड़ी बहन रोशनी माँ को देखने के लिए घर पर आई। इशिका उससे भी झूठ बोलती है। बड़ी बहन रोशनी ने पूजा रूम में नया फर्श बना हुआ भी देखा। इशिका से पूछती है ये क्या है। छोटी बहन जवाब देती है कि यहाँ चूहों ने काफी गड्ढे कर दिए थे, इसीलिए 500 रुपये में सीमेंट से ठीक किया है। रोशनी को कुछ अजीब नहीं लगा। जब समय बीतता गया और पड़ोसियों ने पूछा तो छोटी बेटी बोली कि माँ कहीं चली गई है, नंबर भी बदल दिया है शायद। इन्होंने पुलिस कंप्लेन भी लिखाया है, पुलिस अपना काम कर रही है, जबकि इसने कोई कंप्लेन नहीं लिखाई थी। इसने ऐसा झूठ इसलिए बोला ताकि कोई और जाकर पुलिस में कंप्लेन ना करे, वरना पुलिस जांच करने लग जाएगी। बड़ी बहन से भी झूठ बोला। आगे रोशनी अपनी शादी कर लेती है। जब याद आया कि माँ चिट फंड में पैसे इन्वेस्ट करती थी तो उसको निकालने गई, पर बिजनेसमैन ने मना कर दिया कि एफआईआर की कॉपी दिखाओ। इन्हें लगता था कि छोटी बहन ने पहले यहाँ पर कंप्लेन करा रखी है, इसलिए केवल उसकी कॉपी लेने के लिए आई। पर वहां जाकर पता चला कि कोई भी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं। फिर रोशनी एफआईआर दर्ज कराती है 17 अक्टूबर को। छोटी बहन पहले से ही गर्भवती थी, उसने घर छोड़ दिया और प्रेमी के साथ रहने चली गई। आगे 8 जनवरी 2026 को दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। जब इनका बेटा हुआ तो पैसों की जरूरत पड़ी। सोचा कि क्यों ना माँ की स्कूटी बेच दी जाए, कुछ पैसे मिल जाएंगे। 24 मार्च को मोंटी स्कूटी बेचने के लिए निकला। पहले से कई जगह मीटिंग फिक्स कर रखी थी, जो भी लोग स्कूटी खरीदना चाहते हो। इसी स्कूटी के बिकने पर केस खुलता है। इसी के बाद पुलिस का संदेह यकीन में बदला कि घटना के पीछे इशिका और मोंटी शामिल होंगे। पुलिस ने इनके पास एक घटना में यूज किया गया हथियार भी बरामद कर लिया। दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज देते हैं। लेकिन चूंकि इशिका की उम्र 18 साल से कम है, इसलिए इसको जुवेनाइल होम भेजा गया। लोकल एरिया के ह्यूमन राइट्स संगठन अंजू के न्याय की मांग कर रहे हैं और इशिका के साथ एक वयस्क इंसान की तरह बर्ताव करना चाहिए, ना कि जुवेनाइल जैसे। इनका जो 1.5 महीने का बेटा था उसे भी सरकारी बाल कल्याण गृह भेज दिया गया। अब उसकी देखभाल स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।